नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NCERT गाइड में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने YouTube पे वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है 12th क्लास हिस्ट्री के लिए। चैप्टर 1 के 2 पार्ट हमने बना लिए हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले जाकर के वो वाली वीडियोज़ देख लो ताकि ये थर्ड पार्ट आपको समझ आ सके। जैसा कि हमने पहले ये जान ही लिया है कि खोजकर्ता कौन थे, उसके अलावा प्रारंभिक हड़प्पा काल में हमें कौन कौन से अन्न के दाने मिले हैं या कौन कौन से जानवरों की हड्डियां मिली है। उसके बाद आज हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। अगर सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल की बात की जाए तो वो मोहनजोदड़ो था, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए आवास स्थल मिले हैं, दुर्ग मिला है, स्नानागार मिले हैं, कुएं मिले हैं। अगर सबसे पहले खोजा गया स्थान की बात की जाए तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा। अगर सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल की बात की जाए तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। अब अगर बस्ती की बात की जाए तो बस्ती को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, भाग 1 और भाग 2। जो भाग 1 था वो छोटा भाग था, छोटा भाग। भाग 2 जो था वो बड़ा भाग था। भाग 1 ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर, और भाग 2 नीचे स्थित था। भाग 1 को दुर्ग का नाम दिया गया है और भाग 2 को निचला शहर। दुर्ग और निचले शहर की बात की जाए तो दुर्ग और निचले शहर को अलग अलग दीवारों से घेरा गया था, यानी कि जो दुर्ग था उसकी अपनी दीवार थी और उससे उसको घेरा गया था। वैसे ही निचले शहर को अपनी खुद की दीवार से घेरा गया था, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग करती थी। अब जो ईंटें मिली हैं उन्हें 2 तरीके से बनाया जाता था, एक धूप में सुखा करके, दूसरा भट्टी में पका करके, यानी दोनों तरीके से इन्हें बनाया जाता था। अब अगर इनके अनुपात की बात करें तो अनुपात था 4:2:1। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर अनुपात देखा जाए तो 4:2:1 में बनाया जाता था। इस प्रकार की जो ईंटें थी वो सभी हड़प्पा की बस्तियों में मिली है। हड़प्पा की ज़्यादातर सभी बस्तियों में इस प्रकार की ईंटें हमें देखने को मिलती है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, लेकिन वहाँ से जो ईंटें थी उनको चुरा लिया गया था। खास करके हमें ये देखने को मिलता है कि लाहौर से लेकर के मुल्तान तक एक 100 मील लंबा रेल मार्ग बनाने के लिए, यानी कि रेल की पटरियों को बनाने के लिए इन ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी हड़प्पा की जो प्राचीन संरचनाएं थी उन्हें नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो बच गया था और वो कहीं ज़्यादा बेहतरीन सुरक्षित था। अब बच्चों जानेंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर नालों का निर्माण कैसे होता था, गृह स्थापत्य कैसा था तथा दुर्ग कैसा था। नालों का निर्माण, सड़कें तथा जो नाले हुआ करते थे वो ग्रिड पद्धति पे बनाए गए थे। ग्रिड पद्धति यानी कि जो सड़कें थी या फिर नालियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सड़कों तथा नालियों का निर्माण किया जाता था, फिर उसके आसपास में घरों का निर्माण किया जाता था। गृह स्थापत्य की बात करते हैं। आवासीय भवन जो हमें मिले हैं वो मोहनजोदड़ो के निचले शहर में हमें देखने को मिलते हैं। आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। एकांतता इन्हें पसंद हुआ करती थी, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था वहां पे खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी, जो दीवारें हुआ करती थी वहां पे खिड़कियां नहीं बना सकते थे। बाहर से कोई भी इंसान अंदर के घर को नहीं देख सकता था। स्नानघर बनाया जाता था, उसमें ईंटों का फर्श मिला है, ईंटों का फर्श। सीढ़ियों का कुछ घरों में प्रयोग किया जाता था, पहली मंजिल पे जाने के लिए या फिर छत पे जाने के लिए। कुएं बनाए जाते थे, ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जहाँ पे कोई भी बाहर से अंदर आ सकता है, यानी कि ये राहगीरों के लिए बनाया जाता था। राहगीरों के लिए कोई भी बाहर से आकर के कुएं से पानी निकाल के पी सकता था। अगर संख्या की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हमें देखने को मिलते हैं।
700 कुएं। बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग में एक माल गोदाम मिला है जो नीचे से ईंटों से बना हुआ है। हो सकता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा था वो लकड़ी से बना हुआ था और बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। एक विशाल स्नानागार मिला है जिसे हम कह सकते हैं कि आंगन में बना हुआ एक बड़ा जलाशय था। एक बड़ा जलाशय। इसके तीनों ओर कक्ष थे। उनमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं बना हुआ था। एक बड़ा कुआं। एक गलियारे में दोनों ओर 4-4 स्नानघर बनाए हुए थे। अब बच्चों जानते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पुरातत्वविद जो होते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी संस्कृति विशेष के जो लोग हैं उनमें क्या सामाजिक या आर्थिक भिन्नताएं पाई जाती है। वो ये जानने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से पहली है शवादान की विधि। आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में भी सुना होगा। उनमें से कुछ एक पिरामिड ऐसे थे जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हुआ करते थे। उनमें से कुछ एक पिरामिड ऐसे थे जिनका राजकीय शवादान किया गया था, यानी कि उनके साथ में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी दफनाई गई थी। वैसे ही हड़प्पा स्थलों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्तों में। कुछ कब्रों में उनके साथ में मृतबांड और आभूषण मिले हैं। मृतबांड और आभूषण। ये मान्यता थी कि हो सकता है कि ये इनके मरणोपरांत काम में लिए जाएं। मरणोपरांत काम में लिए जाएं। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान के उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप कुछ सामान मिले हैं, जिनमें से है शंख के 3 छल्ले। शंख के 3 छल्ले। उसके अलावा जैस्पर के मनके। जैस्पर के मनके। उसके अलावा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण। मनकों से बना आभूषण। इसके अलावा कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ में भी दफनाया जाता था। तांबे की दर्पण। दूसरी विधि आती है विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरातत्ववेत्ता ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उन्हें सामान मिल रहा है वो किस प्रकार का है। पुरावस्तुओं को वो 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली है उपयोगी वस्तुओं की कैटेगरी। दूसरी है विलासिता की वस्तुओं की कैटेगरी। अगर उपयोगी वस्तुओं की कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें आते हैं रोजमर्रा के उपयोग में लिए जाने वाले सामान। रोजमर्रा के, जिसमें है पत्थर से बने हुए सामान या मिट्टी से बने हुए सामान, जिनमें आता है चक्कियाँ, मृतभांड और सुइयाँ। विलासिता के सामान में वो आते थे जो दुर्लभ होते थे या महंगे होते थे। इनको जटिल तकनीकों के द्वारा बनाया जाता था। मुश्किल होता था बनाना, इसीलिए ये महंगे होते थे जटिल तकनीकों के द्वारा। अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती थी तो एक तो था फ्योंस का पात्र। फ्योंस का पात्र तथा सोना। फ्योंस क्या होता है? फ्योंस बालू मिट्टी तथा रंग को मिला करके और उसमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता है और उसके बाद में इसको पकाया जाता है और फिर ये इसके पात्र बनाए जाते हैं। ये थोड़ी एक जटिल तकनीक हुआ करती थी, इसीलिए ये पात्र जो थे वो महंगे आते थे। फ्योंस के हमें लघु पात्र देखने को मिलते हैं। लघु पात्र हो सकता है कि इसके अंदर सुगंधित द्रव्य रखे जाते होंगे। अब ये जो विलासिता का जो सामान हमें देखने को मिलता है ये हमें छोटी बस्तियों में देखने को नहीं मिलता है। ये हमें नॉर्मली मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में ही देखने को मिलता है। अब बच्चों बात करते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अगर शिल्पकारी की बात की जाए तो उस समय में कौन कौन से शिल्प कार्य किए जाते थे? बनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना। अगर बात की जाए कि इनको बनाने में कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता था तो वो थे कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सलकड़ी के पत्थर। उसके अलावा जो धातुएं प्रयोग में ली जाती थी वो थी तांबा, कांसा, सोना। उसके अलावा शंख, फ्योंस
तथा पक्की हुई मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। मनकों के आकार की बात की जाए तो मनकों का आकार था चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। नागेश्वर तथा बालाकोट जो क्षेत्र था वो समुद्र के समीप हुआ करता था। इसी वजह से वहाँ पे शंख से कुछ चीज़ें बनाई जाती थी और उन्हें अन्य क्षेत्रों में जाकर के बेचा जाता था। आई होप बच्चों आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।